नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जो एक लाइन उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी स्थगित किया, यानी डेफर किया गया है। हिमाकत करेंगे तो अंदर घुस के फिर भी मारेंगे, इस संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। और इसके आगे पोस्ट इसके क्या होता है कि आदमपुर एयरबेस में आज सुबह चले जाते हैं। आदमपुर एयरबेस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं और जो उनके जो जवानों ने किया है, कर दिखाया है भारत माता के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए उनको हौसला अफजाई करते हैं, उनके पीठ पे हाथ। कोई मतलब प्रधानमंत्री जाकर के एयरबेस पर अगर ऐसे जवानों से मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंग यानी सिंदूर ऑपरेशन अभी समाप्त यानी कॉल ऑफ नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी स्थगित किया गया है। आज भी बैठकों का दौर शुरू है, जिससे आप और भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी ओर रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस, चीफ ऑफ द आर्मी डिफेंस सर्विसेज, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी वहां पर, तीनों सेना के सेना प्रमुख और सीडीएस वहां पर मौजूद है और चर्चा विस्तार से की जा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं, ये इस बात का संकेत देता है कि कल 8 बजे जो राष्ट्र को संबोधित किया था उसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ दफा हुआ है, यानी स्थगित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का दौर अब गुजर चुका है, जो बार बार पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग की बात करता था। यूएसए को भी एक संदेश पहुंचा दिया है उन्होंने कि ट्रेड, टेरर और टॉक, क्योंकि यूएसए ने कहा था कि हमने इस न्यूक्लियर वार को रोका है ट्रेड के आधार पर। तो दर्शकों, आपने देखा कितना हौसला है, कितना उत्साह है, कितना मोरल बूस्ट है इन जवानों का जो आदमपुर एयरबेस पे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हौसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो वहाँ पर पहुँचे और उनके जाकर के जवानों से मुलाकात की। जब देश का प्रधानमंत्री जवानों के बीच में आ जाता है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ जुड़ा हुआ, जलंधर के साथ जुड़ता है ये बेस कैंप आदमपुर एयरबेस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर एक देशभक्ति का जज्बा जागा हुआ था। ये आज सुबह की बात है। कल रात की बात मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े प्यार से कहा था कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। अमन तो तब आता है जब आप में शक्ति हो, और ये शक्ति कभी कभी दिखानी भी चाहिए। और उसके साथ साथ जब ये लाइनें जोड़ दी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ दफा किया गया है। पहले मुझे लगता है कि हम दर्शकों को ये बता दें कि क्या कहा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, फिर उसके बाद हम अपने गेस्ट जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी लेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता दें कि अब आतंकवाद और पाक की बात होगी, यानी आतंकवाद और पाकिस्तानियों के पर ही बात होगी और किसी मसले पर, यानी कश्मीर पे कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। भारत के भीषण हमले के बाद पड़ोसी मुल्क सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। पड़ोसी मुल्क ने जो गुहार लगाई थी और फिर आश्वासन दिया था हम हिमाकत नहीं करेंगे, फिर तब भारत ने माना कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। आतंक के आकाओं और उनके सरप्रस्त सरकार को कभी अलग अलग नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि पाकिस्तानी सरकार का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत ने एक लाइन खींच दी है और इसमें यह है कि कोई भी आतंकी गतिविधि होगी वो पाकिस्तान द्वारा कराई देगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा आएगा आतंकवाद पाकिस्तान को ही निगल जाएगा। ये युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध वार का नहीं है, लेकिन ये युग जो है आतंकवाद का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए हैं
और ये भी साफ कर दिया है। पहले बताते हैं कि क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे और बताएंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चेताया है पाकिस्तान को। और एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जो पहले भी मैं बता रहा था, एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं लहू और पानी एक साथ नहीं चलेगा। मोटी मोटी बात बता दूं, इंडस रिवर पर पाकिस्तान कितना निर्भर है। 80% ऑफ जो इरिगेशन की सिंचाई होती है वो सिंधु नदी से होती है और 93% पानी उसका इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें नेशनल इनकम का 23% हिस्सा जो है वो कल्टीवेशन से आता है, कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। और एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिपेंड जो है वो सिंधु नदी पर ही है। और कराची, लाहौर और मुल्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सटीक बात की और गुस्से में कहा है कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 68% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो इस पर निर्भर है, यानी कृषि पर निर्भर है। तरवेला और मंगला बांध जो पावर प्रोजेक्ट है वो जब सूख जाएंगे, पानी नहीं होगा तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा। जब बिजली का उत्पादन नहीं होगा त्राहिमाम होगी। जब त्राहिमाम होगी तो सिविल वार जैसे हालात पहले ही बने हुए हैं। पानी रोकना मतलब उनके गले की शारक को दबाने जैसी बात है। चलिए हम चर्चा करते हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी रक्षा डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ, कैप्टन वीएन झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर साकेत बिहारी एक्सटर्नल अफेयर मामलों के एक्सपर्ट है। आप सभी का स्वागत है, मेरा भी प्रणाम आप स्वीकार करें। चलिए शुरुआत मैं करता हूँ
डॉक्टर साकेत बिहारी से। डॉक्टर साहब, इस सारे एपिसोड में आपने क्या देखा? जो यूएस का रोल आपको कैसे नज़र आता है? कभी वो व्यापार की धमकी देते थे, कभी हम देखते थे कि ट्रंप पीएम कंधे के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पे हाथ रख करके ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के लिए कोई भी फैसला लेंगे यूएस से उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा चेहरा, बदला हुआ चेहरा नजर आया। नहीं, ये बिल्कुल भी साफ है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, टेरर बिल्कुल। और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री जी ने साफ सुस्पष्ट किया है, और इससे साफ ये समझ में आती है कि बड़ा जरूरी है कि हम आतंकवाद के जड़ों को समूल नष्ट करें, और न्यूक्लियर ये जो थ्रेट है पाकिस्तान का, उससे हम बिल्कुल भी ना डरें। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम ये स्पष्ट करें कि आतंकवाद के जो सरफिरस्त हैं और जो टेररिस्ट हैं, उनके बीच का हम कोई भेद ना करें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो प्रधानमंत्री जी ने साफ सुस्पष्ट किया है। और ओके। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पूरे तरीके से पराक्रम को समर्पित है, और इस पराक्रम के समर्पण में देश की माता, बहन और बेटी सम्मिलित है। प्रधानमंत्री जी ने साफ ये सुस्पष्ट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये लोगों के भावनाओं का प्रतिबिंब है और न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा से हम पीछे कभी भी नहीं हट सकते। और इसलिए ये जरूरी है कि अभी ये जो मिशन है, मिशन ऑपरेशन सिंदूर, ये जस्ट ये रोका गया है। इसका मतलब जी ये डॉक्टर नहीं साहब, कि पूरे तरीके से इसको समाप्त किया गया है। अगर पाकिस्तान डॉक्टर इस साहब, बात की हिमायत करता डॉक्टर है, साहब, मैं यूएसए के रोल की बात कर रहा था, भूमिका जो यूएसए की थी, मैं उस पर बात कर जहां रहा तक था। यूएसए जी। मेरी साफ, यूएसए के विदेश मंत्री ने पहले तो यही कहा है कि वो भारत के साथ बिल्कुल ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बात बहुत अहम है और महत्व दी जाने वाली है कि इसके बारे में जो कुछ भी यस या नो कहना था, वो हमारे देश की तरफ से कहना था। लेकिन यूएस के जो भी ऑफिशियल्स थे, वो आगे बढ़ के इन बातों को कहा है कि हम सीज फायर को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीज फायर को स्टॉप करने के बावजूद भी पाकिस्तान इस बात से पीछे नहीं हटा है कि सीज फायर को हम बंद कर सकें। लेकिन अगर यही स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से जो इसका प्रभाव होगा वो बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही अवश्यंभावी होगा, जी। और ये ऐसा प्रभाव होगा जो किसी तरीके से जो हमारी सोच और समझ है, उसको जो सामान्य सोच और समझ है, उसको निश्चित रूप से एक नया दिशा देगा, एक नया दशा देगा, और फिर से चलिए, पुनर्परिभाषित करेगा। जी। ग्रुप कैप्टन बीएन झा से जानना चाहते हैं, एक लाइन जो उन्होंने कही है कि ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं हुआ है, दफा किया है, स्थगित किया है। क्या ये प्रेशर बनाएगा पाकिस्तान पर? क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन समाप्त हुआ था, उसके बाद कुछ हलकों में इन्होंने ड्रोन जरूर भेजे थे, हालांकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन फिर भी हिमाकत तो देखिए। देखिए, पाकिस्तान जिस चीज में माहिर है वो काम वो करता रहेगा। अब जहां तक अभी आपकी स्माइल मुझे याद दिलाती है कि हम लोग कितने दिनों से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे याद आता है, मैं नलिया में था, शायद ये 1981 की बात है। तत्कालीन हमारे एयर चीफ आए हुए थे, और उसी समय में नलिया में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट विकेट टूटे, बहुत पुरानी बात है जी। तो हमारे लिए एक नई चीज थी। हमारी 3 साल की सर्विस थी उस दिनों में, और हमने ये एक नई चीज देखी थी कि एयर चीफ वहां पे हैं और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वहां पे चक्कर मार के गया था। आज के दिन में वो संभव नहीं है। देखिए विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो चीजें कही अपने जगह में वो सब बिल्कुल ठीक है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग, हमारी सारी सेना, पूरी की पूरी व्यवस्था अपने ही पोजीशन में है और उसी अलर्टनेस में है। दूसरी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो खून और पानी एक साथ नहीं जा सकता। बिल्कुल, पानी के लिए जो आपने इंडस वाटर के लिए डिसीजन लिया है वो अपनी जगह में है और कायम है। दूसरा, जो ट्रेड आपने रिस्ट्रिक्शन डाले थे वो भी बिल्कुल अपने जगह में है, कायम है। कोई भी इसके लिए पहल नहीं करेगा। हाँ, कुछ एक जगह है जहां पे प्रधानमंत्री ने कहा
कि ये अभी टेरर का टाइम नहीं है। उन्होंने कहा था वॉर का टाइम नहीं है, वो तो पहले ही कहा था। ये टेरर का टाइम जो नहीं है, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पे हम लोगों में से कुछ लोग थोड़ी सी अलग मत रखते हैं, क्योंकि टेरर का समय तो है। पाकिस्तान में आज के दिन में 60 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें लगभग 1 दर्जन वो प्योरली इंडिया सेंट्रिक है। उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वो लोग अपना काम करते आ रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये आज के दिन में एक ग्लोबल टेरर का जो इशू चल रहा है वो चल रहा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, ये सिर्फ उसका एक अलग रूप है, एक और रूप है। लेकिन जहां जितने टेरर के जो फैक्ट्री है पूरे दुनिया में वो चल रहे हैं, उससे हम लोग आज के दिन में मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ का अगर नाम लेना चाहें तो देख लीजिए, पाकिस्तान के 3 तो हम जानते हैं, लश्कर तौयबा, जैश ए मोहम्मद, जैश। हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 मेन। लेकिन आप देखिए, अबू सयाफ, अल बद्र, अल बर्क, अल फरहान, अल कायदा और अल कायदा के रीजनल एफिलिएट्स, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरा फ्रंट, बोको हराम ने वहां पे नाइजीरिया में 300-350 लड़कियों को उठा ले गए थे, जो अलग अलग ट्राइब्स के थे। इसी तरह से ईरान के 3 जो मेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हमस, हिजबुल्लाह, हुती, हक्कानी नेटवर्क, हरकत ग्रुप, तहरीक ग्रुप, आप नाम लेते जाइए, आईसिस और उसके रीजनल एफिलिएट्स। टेरर आज के दिन में, टेररिस्ट आज के दिन में एक रियलिटी है। रेडिकलिज्म बिल्कुल। जो है, इस्लामिक रेडिकलिज्म पूरे विश्व में फैली हुई है। तो इस ट्रुथ से आप नकार नहीं सकते। और इसके लिए अगर प्रधानमंत्री अगर कुछ कर सकते हैं तो उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जो सांप हैं, ये आपको डसेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे इंटरनेशनली चाहे नेशनली। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं एक सख्त रूप दिखाना पड़ेगा प्रधानमंत्री के सिर्फ इतना कह देने से कि टेरर आज के दिन की रियलिटी नहीं है। चलिए, मैं कर्नल नहीं कर्नल मानता हूं कि कर्नल हम कर्नल लोग कर्नल दिनेश जी से जानना चाहते हैं। कर्नल दिनेश जी, आदमपुर एयरबेस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह जाना और जवानों को पीठ थपथपाना और इतना जोश मैंने देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उसके बाद मीटिंगों पर मीटिंग, प्रधानमंत्री और एनएसए की मीटिंग चल रही है, रक्षा मंत्री अलग से मीटिंग ले रहे हैं। क्या ये प्रेशर है या ज़रूरत है कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता? जी दिनेश जी। विनोद जी, ये एक लीडरशिप का जो है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप किस प्रकार से अपने सबऑर्डिनेट का या आपकी सशस्त्र सेनाओं का जो है मनोबल बढ़ा के रखते हैं। मैं इस बात की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल से निकल के और वो आदमपुर में जाते हैं और जवानों और बाकी रैंक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये एक मैसेज भेजता है पूरी कंट्री के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस या बाकी अर्धसैनिक बल है, कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो हमारे काम की सराहना करती है और उन्हें हमारे बारे में चिंता है। बाकी अब बात आ जाती है कि जो बाकी बातों, इसके आगे मैं बढ़ूंगा कि देखिए साहब, आपने अपने विवरण में और मेरे 2 साथियों ने बड़ा डिटेल में बता दिया कि प्रधानमंत्री महोदय ने कल रात को 8 बजे क्या बताया। मैं उनको छोटे शब्दों में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री साहब ने कल रात को 8 बजे पूरे भारत के नागरिकों को ये बता दिया था कि 22 अप्रैल के बाद हमारा क्या एम और ऑब्जेक्टिव था, उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले दिनों के अंदर भी अगर किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो हमारी नीति क्या होगी। अब अपनी नीति जो है प्रधानमंत्री साहब ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बता दी है, और अगर पाकिस्तान इसको नहीं समझता है तो इसमें भारत सरकार का और भारतीय सेनाओं का कोई मतलब नहीं है। हमने क्लियर कट बता दिया है। लेकिन विनोद जी, अगले सेगमेंट के अंदर जब मुझे अभी आप थोड़ा समय देंगे तो मैं ये अमेरिका का जो अचानक बीच में कूद के आ जाना, नैरेटिव अलग प्रकार के बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो मंशा है, जो मैं एक इंडिविजुअल होने के नाते एनालाइज करता हूं। कर्नल साहब, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने यूएसए का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यूएसए का जिक्र किया उसी लिहाज से कि ट्रेड, टॉक
और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि भीषण हमले के बाद पड़ोसी मुल्क ने सीज फायर की गुहार लगाई, आश्वासन दिया कि हिमाकत नहीं करेंगे, तब जाकर के भारत ने माना उसके गुजारिश को। जी तो विनोद जी, आप इसके अंदर से क्यों नहीं समझ जाते हैं जी। कि भारत का एक प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के संबोधित कर रहा है और वो अमेरिका का नाम नहीं लेता, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो जो डींगे हाँक रहा है, तो उसका तो कहीं बीच के अंदर जिक्र ही नहीं हुआ बनस्पत इसके कि आप पाकिस्तान के अंदर देखें, वो तो उनके जो है कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो और 32 देशों के भी कसीदे पढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो चाइना के कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने नहीं, हमारा एक इंडिपेंडेंट देश है, हम किसी का भी अपने अंदरूनी मामलों के अंदर इंटरफियर नहीं बर्दाश्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि किसी प्रकार की जो है मध्यस्थता या किसी प्रकार का किसी ने मेडिटेशन करने के लिए आया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि आज के बाद जब पाकिस्तान के साथ बात होगी टेरर और पीओके के ऊपर होगी, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हम किसी आउटसाइडर को अपने मामलों के अंदर इंटरफियर नहीं करने देंगे। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये जो इन्होंने सीज फायर से पहले ही अपने सोशल हैंडल के ऊपर जो लिख दिया था, उसके पीछे की मुझे जो मंशा लगती है कि ये अपना इमेज मेकओवर करना चाहते हैं। क्योंकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं आते सारी जो है युद्ध रुकवा दूंगा, रशिया यूक्रेन का, मिडिल ईस्ट का, तो वो तो ये करवा नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि लो मुझे थोड़ा क्रेडिट लेने दो, मैं ये कहूं कि ये बड़ा एक अमेरिका ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर करा रहा है। तो मैं इसको ये समझता हूं कि पाकिस्तान अमेरिका जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा रहा। अगर उसका कुछ भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती तो मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार के उनके संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल लेवल के ऊपर, वो मानते। लेकिन मेरा मानना है कि ये इसमें से कोई खास सच्चाई है नहीं। चलिए अमेरिका का अगर डॉक्टर साकेत जी से जान लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साकेत जी, टाइमिंग को लेकर के हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं ना डॉक्टर साकेत? जैसे ही हमारे विदेश सचिव मिश्री जी ने अनाउंसमेंट करने से उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल से ये दिख दिया था कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, दोनों मान गया, दोनों को मना लिया है। कितनी कसरत हमने की है, कसरत का भी हवाला दिया, बहुत एक्सरसाइज जो है यूएसए ने किया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि दोनों देश मान गए हैं सीज फायर के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीज फायर के जो भी डिटेल्स हैं उनको समझना और उनको मानना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौजू है। और देखिए कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो लोग हैं, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पाकिस्तान की जो वर्दी है वही सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो पाकिस्तान के जो वर्दीधारी लोग हैं वो किस हद तक इस चीज को वाकई माना है, लेकिन ये साफ सुस्पष्ट है कि उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस चीज को नहीं माना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सुस्पष्ट किया है कि ये जो मिशन, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जस्ट स्थगित किया गया है। ये बिल्कुल रूप से इसका खात्मा नहीं हुआ है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको रिजुविनेट कर सकते हैं, रीएग्रीवेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात मुझे समझ में आ रही है और ये जानना भी होगा कि देखिए हमारी जो विदेश नीति है वो इस बात पर बिल्कुल आधारित है कि आग के संग बन मिलो आग और पानी के संग पानी, गरल का उत्तर प्रति गरल है, यही कहते जग के ज्ञानी। अगर हमें कोई तरह की चीजें करता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रत्युत्तर तो हमें देना ही पड़ेगा और उस प्रत्युत्तर के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम इस बात को मानते हैं क्योंकि भारत की जो विदेशी नीति है वो निश्चित रूप से प्रे पेटिशन और परसुएशन पर बेस्ड है। तो इस बात को हम मानते हैं कि निश्चित रूप से अगर चीजें खत्म हो जाती हैं जिसमें दोनों ही देशों की बर्बादी ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन फिर भी अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ करता है, तो निश्चित रूप से हम पीछे बिल्कुल भी नहीं है।
और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सुस्पष्ट किया है कि युद्ध का रास्ता जो है शांति से होके गुजरता है, और इस शांति के लिए जरूरत इस बात की है कि सारे लोग जो हैं अपने देश के, वो बिल्कुल एकमत इस बात पर हैं जी कि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान द्वारा किए गए गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बड़ा ही आश्चर्य की बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंतर्गत जो ये जो दहशतगर्दी फैल रही है, इसको खत्मा करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास को पाकिस्तान ने समझा क्यों नहीं, और इसने बिल्कुल ही उसका विपरीत जवाब दिया और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हर कोशिश करी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इस बात के मैं बिल्कुल पक्षधर हूं कि ये जरूरी है कि पाकिस्तान इन बातों को समझे, क्योंकि देखिए अगर युद्ध होता है या इस तरह की कोई भी बातें होती हैं, तो इससे निश्चित रूप से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के का जितना भी आप देखिए, जो उसका नेशनल इनकम है तकरीबन, उसमें 47% जो इनकम है वो ऑलमोस्ट बाहर के लोगों द्वारा दिया हुआ इनकम है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कर्ज पर आता है। बिल्कुल। और जी दूसरी जी। चीज ये है कि झा साहब, झा मतलब साहब से जानना कर्ज चाहते दिए हैं। हैं, जी उस कर्ज के डॉक्टर लाइन के साहब, बाद में डॉक्टर खत्म साहब, करता हूँ झा साहब से, कि झा साहब से जानना चाहते हैं। झा साहब, एक बड़ा टर्म दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आतंकवाद के आका और उनकी सरप्रस्त सरकार को कभी अलग अलग नहीं देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान की सरकार आतंकवादी है, आतंकवाद की जननी है, आतंकवाद की पोषक है। एक नया टर्म दिया है। इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। जो जो आतंकवाद पाकिस्तान के सरजमीन पे पैदा हुआ है वो काफी दिनों से पैदा हुआ है। और इसके पैदा करने वाले जो डिफेंस मिनिस्टर जो उसके कह रहे थे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के डर्टी काम कर रहे हैं, एक तरह से वो ठीक ही कह रहे थे। जब जब रशिया वहां पे थी अफगानिस्तान में, उन्हीं दिनों में इन आतंकवादी संगठनों में से कुछ के नींव रखे गए थे, जो पाकिस्तान के सरजमीन पे था, फंडिंग अमेरिका दे रही थी। और जो विस्थापित जो यूथ थे अफगानिस्तान के, वो इसमें ट्रेनिंग ले रहे थे, जो बाद में उसी के मुजाहिद बन गए। और फिर उन्होंने वो रशिया के ऊपर में जो जिस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर था वो उन्होंने शुरू कर दी। तो मिशनरी पाकिस्तान के ऊपर में जहां पे पहली संस्था से शुरू हुई थी, वो आज से 6 साल पहले जब इमरान खान गए थे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप से ही बात कर रहे थे वो ऑन कैमरा, विनोद जी। जी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन पे उन दिनों में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उन दिनों में 43 थे, आज के दिन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 60 के 60 आसपास से में है। ऊपर बताया जी। जिसमें से हाँ 60 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से कि लगभग 1-1.5 दर्जन जो है वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हैं। उनका जो 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 डर्टी माउथ है वो भारत की तरफ में खुला हुआ है, ये वहां पे हैं। और ये अकेले सरवाइव नहीं करते हैं, इनको खाद पानी देने के लिए, इनको फंड्स देने के लिए वहां देती रहती है, वहां की सरकार है वो देती रहती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे आर्म फोर्सेस के तीन तीन विंग हैं, वहां पे माना जाता है कि आर्म फोर्सेस के उनके 4 विंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जिहादी तंत्र। जी जिहादी तंत्र डायरेक्टली आईएसआई के अंदर में आता है। तो वो जो जिहादी नेटवर्क है उसमें ज्यादातर मैंने कहा कि लगभग 1-1.5 दर्जन जो है वो भारत सेंट्रिक हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक भी हैं। जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को खाते हैं। अब वहां पे आईसिस के है जो अफगानिस्तान को खाता है। तो ये जो दैत्य वहां पे जो अलग अलग ग्रुप हैं, ये सब आपस में वो एक दूसरे को खाने के लिए तत्पर हैं। जी उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था, अगर हमारे जी। यहाँ पे ऐसी गतिविधि जा हुई जा साहब, जा साहब, तो जा साहब, आपको उनको आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए, आपको रोकूंगा। लोड तक छोड़ सकते ब्रेक बाद, बने रहिए।
चलिए हम सीधे ब्रेक के बाद, आपका स्वागत है, सीधे झा साहब के पास चलते हैं। और झा साहब से मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या हमने डोजियर भेज करके उनको पाकिस्तान न्योता, पठानकोट न्योता देकर के हमने गलती नहीं की, जब हम सब जानते थे आतंकवाद और सरकार में कोई अंतर नहीं है? जी झा साहब। जी सॉरी विनोद जी, उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। अब जब कुछ बोल रहा हो तो अगर लिंक टूट जाती है ना तो थोड़ा सा रिकलेक्शंस में मुश्किल होती है। जी। 70 के बाद का जो एज है वहाँ पे ये दिक्कत अक्सर आती है। आपने कहा था पठानकोट का जिक्र आपने किया, मैंने ये कहा कि पिछली सरकारों को भी इसका पता ही था कि आतंकवाद तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पोषक उसका खाद पानी सब वो दे रहे हैं, उसके बावजूद ही हमने डोजियर क्यों भेजा उनको, आईएसआई को पठानकोट क्यों लाया? क्या ये हमारी गलती नहीं है? बताता हूँ मैं जी। हम लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते हमेशा खराब रहे हैं। पार्टीशन से लेके ले लीजिए, पार्टीशन से अभी तक पाकिस्तान का डीएनए वही हेटफुल, इंटॉलरेंट, जो एक विपरीत एनिमी स्टेट का होता है वो रहा है। फिर भी जब प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने बुलाया था, गुडविल जेस्चर की तरफ में उनको बुलाया था कि आप पड़ोसी हो, क्या पड़ोसी का मानसिकता जो है बदला जा सकता है, हम अच्छे नेबर बन के रह सकते हैं। उन्होंने उनको वहां पे पीस वार्ता के लिए बुलाया था। उसके बाद भी बातचीत हुई थी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्क सैटेलाइट उन्होंने देने की पेशकश की थी कि इससे जितने सार्क कंट्री हैं सबों को हम डेटा देंगे, सबों को सारे साइंटिफिक सुविधाएं हैं वो देंगे। तो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। और उसके बाद सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, यहाँ तक कि जब पाकिस्तान या उनके आतंकी संगठनों ने पठानकोट में हमला किया, हम लोग जानते थे कि ये पाकिस्तान से आए थे। तो प्रधानमंत्री का, मोदी जी का जो इनिशिएटिव था कि अपने पड़ोसी को ले लो, जहां पे भी उनको लगता है कि उनको यहाँ पे सम्मिलित होना चाहिए, ले लो, कोई हर्ज नहीं है। तो इसीलिए जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में, तो इसीलिए उसी गुडविल के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ठीक है, आप अपने आईएसआई अधिकारियों को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको भी यहाँ पे देखने दीजिए। लेकिन कुत्ते की धुन तो टेढ़ी होती है, वो जहां भी आपसे माइलेज निकालना चाहेंगे वो निकालने की कोशिश करेंगे। वाजपेयी जी ने बस चलाया था, वो बस चली गई कारगिल। ये हमारी गलती नहीं है। ये दुश्मन पे जब आप भरोसा करते हैं तो आप कहां जा सकते हैं, इसकी भी आप थोड़ी सी आप चिंता रखिए। तो यही चीज हम तो देखते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश किए हुए हैं। उन्होंने बिना बुलाए वो जब नवाज शरीफ के पास में गए थे, हाँ बिल्कुल, उनको न्योता भी दिया था वो सेरेमनी कर लेते हैं जी। चलिए जी, मैं ये सारे कर्नल दिनेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। कर्नल शर्मा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, ये इसके पीछे क्या डेप्थ क्या है? कर्नल शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? मुझे लगता है कि कर्नल शर्मा हमें नहीं जा रही। मैं आपको इसको बताना चाहूंगा जी। देखिए, मोदी जी ने कहा तो है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी। जा साहब कल साहब पैच हो गया है, कल साहब से पूछ रहे थे सवाल। कर्नल शर्मा, आई एम ऑडिबल? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये कहा गया है। और ये भी कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां पर न्यूक्लियर पर भी हल्का अटैक किया गया है। क्या ये उसका संकेत है? पहले तो ऐसा नहीं कहा कभी। देखिए साहब, ऐसा है जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बड़ी अच्छे से आ रही है। अच्छा विनोद जी, ये जड़ा प्रधानमंत्री साहब ने बताया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज से लेके और भूतकाल के अंदर भी देखिए वो हर वक्त जो है एक गीदड़ भभकी दिया करते थे कि हम परमाणु ताकत हैं, अगर हमारे वर्चस्व के ऊपर या हमारी सेना के ऊपर किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो हम अपना पूरा माइट को इस्तेमाल करेंगे। यही भाषा जो है उनका रशिया के अंदर जो उनका राजदूत था वो भी कह रहा था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कि न्यूमेरिकली हम कम है लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर है, हम वो यूज करेंगे। ये हो गया बैकग्राउंड। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्लियर कट बता दिया, और हमारे देश के अंदर भी हम लोगों को भी पता है कि ये न्यूक्लियर अटैक की जो धमकी देता है ये एक प्रकार से पूरे
इंटरनेशनल बॉडी का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। विनोद जी, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि 2001 के अंदर जबकि एक भी गोली नहीं चली थी ऑपरेशन पराक्रम के अंदर, जी उस समय भी जो है अगर किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर का अटैक का कोई खतरा होता पाकिस्तान से, तो रिएक्शन कुछ और किस्म का आता। पराक्रम के दौरान जो है दिल्ली के अंदर से पूरे के पूरे जो दूतावास हैं वो खाली हो गए हुए थे। ये तो मैं आपको पुरानी बैकग्राउंड बताता हूँ, जबकि हमें इसके बारे में आर्मी में थे। तो ये न्यूक्लियर का जो है एक प्रकार से जो है इंडियन माइंडसेट से प्रधानमंत्री साहब ने निकाल दिया हुआ, क्योंकि पास्ट के अंदर चाहे ये पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे IC-814 हो, जब मुंबई का 26/11 का अटैक हो, तो उस समय तक जो है सरकारें हमारी इसके बारे में सोचा करती थी कि पाकिस्तान एक परमाणु हथियार से संपन्न है, तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा झिझकते थे। लेकिन अभी हमने क्लियर कट कर दिया है कि अगर आप किसी प्रकार का टेररिज्म या हमारे देश हित के ऊपर कोई हमला करते हैं तो हम परवाह नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स की या न्यूक्लियर आप ब्लैकमेलिंग करते हैं। जी विनोद। लेकिन बिल्कुल ये देखा जाए कि जिस तरीके से मैंने कहा कि सोर्सेज कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ डैमेज हुआ है उनका न्यूक्लियर का, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। विनोद जी, देखिए मीडिया रिपोर्ट के दौरान तो मैंने भी ये पढ़ा है कि पाकिस्तान के जो हमने 11 बेसिस जो हैं, एयर बेसिस जो हैं, उनको क्षति पहुंचाई है। और सबसे ज्यादा जो उनके दिल के ऊपर चोट लगी है जब रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस है, क्योंकि वो उनका एक प्रकार से हब सेंटर है। ये जो एयर बेस है वहां पर ही इनके आर्मी हेडक्वार्टर, बाकी जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इंस्टॉलेशन है या हेडक्वार्टर है वो है। और उससे तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर के ऊपर जो है उनका पॉलिटिकल सेंटर है इस्लामाबाद। जी जी। तो ये हो गया। दूसरा, हमने सरगोदा के ऊपर जो एयर पर अटैक किया, वहां बगल के अंदर है उनका किराना हिल, जहां पर की रिपोर्टेडली जो है उनका न्यूक्लियर एसेट का बेस है। जब हम सरगोदा तक पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान के घुटने हिल गए और वो भागा गया पाकिस्तान के पास और बाकी देशों के पास हाथ जोड़ता हुआ कि भारत को रोक लो। तो अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं इस है। प्रकार से कोई खबर नहीं चलिए आई है कि हमने उसके न्यूक्लियर एसेट्स डॉक्टर को बर्न साकेत किया। से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साकेत, डिप्लोमेटिक सतह पर हम इस जो अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, हमने क्या पाया क्या खोया? डॉक्टर साकेत। नहीं, हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कम ही खोया, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने साफ सुस्पष्ट किया, नंबर 1, कि हमारे जो अपने वेपन्स है, आप वेपन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमारे जो अपने वेपन्स हैं वो लार्जली इंडियनाइज्ड हैं, वो टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड हैं। और उन्होंने जो कुछ भी हमला किया वो लार्जली, अगर देखा जाए सही मायने में, तो वो प्रिसाइज था, एग्जैक्ट था। और हमने कभी भी पाकिस्तान के जो डिफेंस सेटलमेंट्स थे उन पर कोई हमने क्षति नहीं की, हमने वहां के लोगों पर कोई क्षति नहीं की। हमारा पूरा का पूरा मैटर नॉन एस्केलेटरी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए समर्पित था। और इसमें जिन लोगों ने भी हमारे बहनों, माताओं और जो महिलाएं हैं उनके सिंदूर को पूछने की कोशिश करी है, उनको हमने एक करारा जवाब भी इस माध्यम से देने का पूरा प्रयास किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ना समझा जाए कि हमने जो सीज फायर को एक्सेप्ट किया है उसमें हम किसी तरीके से पीछे हैं। हम इसमें सुस्पष्ट करना चाहते हैं कि सीज फायर को हमने थोड़ी देर के लिए स्थगित किया है। अगर फिर भी कहीं किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम पूरे भारत के लोग 1.6 करोड़ लोग हैं, 106 के आसपास के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से इस बात के लिए सहमत हैं कि अगर हम पर कोई आंख दिखाएगा तो हम निश्चित रूप से
उन लोगों की आंख को छोड़ेंगे नहीं, याचना नहीं अवरण होगा। हमने बहुत प्रीचिंग कर ली, अब हमें एक्शन करने की बारी है और हम एक्शन में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और एक्शन चलिए करेंगे। और आखिरी बात इसमें ये कहना चाहूंगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये लोगों के भावनाओं का प्रतिबिंब है, न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है और हम ये मानते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान से न चलिए केवल चलिए चलिए खत्म चलिए करने मैं का हमारा एक लक्ष्य है, झा साहब के पास बल्कि आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय झा स्तर साहब पर एक हम दिनेश जी इसको कुछ कहना चाहते हैं, नहीं 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। दिनेश जी को दूंगा, फिर आपके पास मैं सवाल के साथ आऊंगा। जी दिनेश जी। विनोद जी, जो आपने अभी सवाल किया है हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से, मैं उसका जवाब दूंगा कि हमने क्या पाया। हमने खोया कुछ नहीं है, हमने क्या पाया। डिप्लोमेटिकली हाँ। देखिए साहब, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे उनको एक सैनिक के तौर के ऊपर मैं इस प्रकार से देखता हूं। पहला था हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा था हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और तीसरा था हमारा साइकोलॉजिकल एम। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कहा था टेरर को जमीन में मिला देंगे, तो हमने उसके 9 टेरर ग्रुप को जो है बर्बाद किया। मिलिट्री ऑब्जेक्ट ये था कि हम पाकिस्तान आर्मी को बताना चाहते थे कि तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर जो मिथ है, जो तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर एक प्रकार का सपना है कि भारतीय सेना अगर कोई एक्शन लेगी तो वो सिर्फ एलओसी के इलाके में लेगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में लेगी। लेकिन हमने उनको क्लियर कट संदेश दे दिया कि हम कैपेबल हैं जरूरत पड़ने के ऊपर, और हमने दिखा दिया कि हम डीप स्ट्राइक कर सकते हैं, हम तुम्हारे दिल के ऊपर भी चोट कर सकते हैं, और जब हम सरगोदा के ऊपर चोट करते हैं तो हम तुम्हारे दिमाग के ऊपर चोट करते हैं। तीसरी बात जो है साइकोलॉजिकल एम जो है, आज जो है अब टेररिस्ट को चाहे वो माने या ना माने, लेकिन एक प्रकार से उनके दिलों के अंदर एक डर बैठ गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर चाहे उन्हें आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो सेफ नहीं है। अगर भारत को उनकी लोकेशनों के बारे में पता है, मतलब पिन पॉइंट लोकेशनों के बारे में पता है, तो उसके ऊपर अटैक होगा। तो विनोद जी, मैं कंक्लूड करता हूं कि हमने पॉलिटिकल एम, मिलिट्री एम और साइकोलॉजिकल एम अचीव कर लिए पिछले 3 दिनों के अंदर। जी विनोद जी। जी बिल्कुल, मैं झा साहब के पास जाना चाहूँगा। झा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर के गुजरता है, और साथ साथ में ये कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है और ना ही आतंकवाद का है। बहुत ही सीरियस वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा तो सच ही है, लेकिन आज के दिन में सच बहुत सारे चीजें हैं। हमेशा सच बोलो, सच है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। दूसरों की भलाई करो, शांति के लिए काम करो, अच्छी वर्ड्स है, लेकिन लोग करते नहीं। देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है जो बहुत आइडियल है, और उसमें से कुछ तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन जहां तक आपने न्यूक्लियर का कहा था, देखिए, न्यूक्लियर का उन्होंने कह तो दिया कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? अभी जितने लोग, जितने देश, प्रमुख देश जो थे, इंक्लूडिंग यूएन, उन्होंने आपको क्या कहा, हम लोगों को क्या कहा? आप दोनों न्यूक्लियर देश हो, आप लोग प्लीज रेस्ट्रेंट अपने आप पे रखो। ये जो चीजें हैं ये आपको मिलती रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री ये माने या ना माने कि हम ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। एक और चीज आप मान के चलिए, पाकिस्तान एक कमजोर देश है, लेकिन एक रोग और रेडिकल नेशन है। इसकी न्यूक्लियर जो क्षमता है वो किस लिए इसने बनाई थी? ये इंडिया सेंट्रिक बनाई थी कि हमारी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है। एक हेटफुल अप्रोच है। तो हम कहते हैं बेशक कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, लेकिन विनोद जी, अगर आप होते प्रधानमंत्री या मैं अगर प्रधानमंत्री होता, तो ये कहने के पहले कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, हमने कुछ काम करने हैं। वो एक कि ये डर पाकिस्तान के मन में हो। मैं अगर होता तो मैं ये कहता कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम उस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए शायद जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हम ये एसओपी बनाते हैं कि अगर हमारे ऊपर में अटैक हुआ तो रिटेलिएटरी अटैक जो है, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, हम सिर्फ 6 शहर को सुनेंगे,
वो 6 शहर जो है जिसमें के पाकिस्तान के लगभग 65% लोग रहते हैं, आप उसको नष्ट नाबूद कर दीजिए, पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। ये हमने एसओपी में डाला होता है। जी जी तब इसका जो असर होता है वो पाकिस्तानी माइंडसेट पे होता है कि ठीक है, अगर हमने पहला स्ट्राइक कर दिया तो जो आगे आने वाले घंटों में या मिनटों में होगा हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसका डर पाकिस्तान को सताता, लेकिन हमने ऐसी कोई नीति नहीं रखी है। तो सिर्फ इतना कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे, इससे कुछ साबित नहीं होता। जब भी आगे समय आएगा आप फिर से वही न्यूक्लियर रैंट सुनेंगे। आपने उनके मुल्ला को तो सुना होगा, जब रोटी खाने के लिए नहीं मिलता था, उनके मुल्लों ने कहा था अपने हुक्मरानों को कि आप एक हाथ में कुरान लो और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल लो और पूरे विश्व को, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को आप ब्लैकमेल करो, हमारे अपने आप में यहाँ पे गेहूं और आटा आ जाएगा। तो अगर जहां पे ये मानसिकता हो, इतनी विकृत मानसिकता हो, वहां पे आप का सिर्फ ये कहना कि हम नहीं सहेंगे ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, क्योंकि विश्व के बाकी देश चलिए डॉक्टर वो साकेत जी उसके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक्सेप्ट करते हैं। चलिए डॉक्टर साकेत जी से जानना चाहते हैं। साकेत जी, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि भारत ने जल्दबाजी कर दी सीज फायर करने में, 2 दिन और सबक, 2-4 दिन और सबक सिखाते तो कुछ बात कुछ और होती। ये बड़े सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, निजी बातचीत भी हो रही है, इस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं जी। नहीं, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि भारत कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं है कि बिना मतलब का हम युद्ध में इन्वॉल्व। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे अस्मिता, हमारे आइडेंटिटी और हमारे जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग रियलिटीज हैं उस पर कोई भी कमेंट करता है तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी ये किया है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी, आप देखिए, डीजीएमओ के साथ ये गुहार लगाई है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को बंद किया जाए और हम लोग सीज फायर के लिए एग्री किए हैं। लेकिन सीज फायर के लिए एग्री करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम, अगर पाकिस्तान पहले भी इसका कोई दुरुपयोग करता है या इसके विरोध में जाता है तो हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहावलपुर और मुरीदके के अंतर्गत जो ग्लोबल टेररिज्म के यूनिवर्सिटी चल रहे थे उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी हमला किया है, अटैक किया है और उसको निस्तनाबूद किया है। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी भी हमारे हाथ में हाथ मिलाए इस बात को लेकर कि अगर पाकिस्तान में किसी भी तरीके के ग्लोबल सेंटर्स फ्लरिश कर रहे हैं तो उनका सत्यानाश करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में तकरीबन $7 बिलियन का जो आईएमएफ से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला और आगे भी 2025 में $1.3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज मिला, और अभी जो रिसेंट न्यूज ये है कि उनको $1 बिलियन का जो अप्रूवल मिला है बेल आउट पैकेज के लिए। ये निहायत रूप से इसकी स्क्रूटनी करनी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट बन गया है जो पूरे रूप से वर्ल्ड के मैप पर कहीं दिनेश जी दिखता है तो उसका जिम्मेवार वही है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी वहां पर फंडिंग हो रही है, सर एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जो कुछ भी वहां पर फंडिंग हो रही है उसका पूरा का पूरा सर्वेलेंस किया जाए और देखा जाए कि जो फंड जिस मैटर्स के लिए लिए गए हैं क्या वो उन्हीं पर खर्च किए जा रहे हैं, पैदा नहीं होता उनको डाइवर्ट। जी जी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दिनेश जी, अभी शोपियां में 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, उसके बाद सांबा, हीरानगर या कई जगहों पे ड्रोन आए। इससे आप क्या देखते, कैसे देखते हैं इसको? शोपियां में तो अभी 3 आतंकवादी। जी, मैं आपकी बात से, और मैं सुबह से देख रहा था सोफिया के अंदर जो एनकाउंटर चल रहा है जी, तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किसी प्रकार से भी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिस समय वो
कॉर्नर होता है तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है, घुटने रगड़ के गिर सकता है। और जैसा प्रधानमंत्री साहब ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है, तो मेरा मानना है कि भारतीय सेना जहां हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इन चीजों को ध्यान में रखेगी और एक्शन लेगी। दूसरा, मेरे सीनियर हैं झा सर, हम कई डिबेट्स के अंदर साथ लेते हैं, तो झा सर, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट टू यू, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि ये जो एसओपी बनाना या क्या कराना, क्योंकि ये चीजें जो है हाईली सीक्रेट होती हैं और हमें जो है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम ये कहें कि भारत सरकार ने, जिसके पास की न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे देश के अंदर, और उन्होंने इस प्रकार के वेरियस कंटीजेंसी के लिए प्लान ना बनाए हुए हों, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात को पूरी इज्जत के साथ जवाब दे रहा हूं। और दूसरा एक बात है, अगर आप कह रहे हैं कि रोग स्टेट है या कुछ भी है वो हमारे ऊपर कर देती है, अटैक कर देती है, तो आप क्या समझते हैं कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे? मैं एक नागरिक होने के नाते मैं कहूंगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा जो हमारी पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, पर उसके बाद हमारे ऊपर होता है तो हमारे पास तो कैपेबिलिटीज है कि हम रिटेलिएट कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जितना भी उनको पैसा मिलता है वो जो है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाए कि वो कहाँ खर्च होता। अरे साहब, ये सब बातें कहने की है। ये जो आईएमएफ ने जो शुक्रवार की रात को $1 बिलियन के करीब उनको बेल आउट पैकेट दिया है, और उसके साथ साथ 1 बिलियन जो है उनको क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए जो पैसा दिया है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करता है यूएसए। यूएसए को नहीं पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां पर मिला था? आप क्या बातें करते हैं? दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक सेंटेंस जी जी, एक ही सेंटेंस। हाँ, समय नहीं है। मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर में, और इसीलिए मैंने वो शब्द कहे थे। देखिए, अगर एक अटैक आपके ऊपर में हो गया तो जानते हैं कि कितना नुकसान होगा? लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे जाएंगे, 5 से 10 लाख लोग मारे जाएंगे। चलिए, हम उसको झेलने चलिए जा साहब समय इजाजत नहीं दे रहा। 1 मिनट में डॉक्टर साहब के लूंगा। डॉक्टर साहब 1 मिनट में आप कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट में, समय बिल्कुल नहीं है जी। डॉक्टर साहब करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लास्ट लाइनर में बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो सोच और अप्रोच है, अगर उसको आप ध्यान दें तो वो कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, है ना? नेचर और सिग्नेचर मुश्किल से बदलते हैं। तो आप देखिए कि पुंछ के गुरुद्वारे पर जो अटैक किया गया, उसमें पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत अपने ही लोगों के साथ नाना प्रकार का भेदभाव करता है। एक्चुअली वो अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया था जी। इसका मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर दम इस बात के तलाश में है कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि भारत के लोगों के लिए कुछ ऐसा सरूफा छोड़ा जाए कि अंदर ही अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ जी कि पाकिस्तान का, चलिए डॉक्टर साहब समय नहीं है। डॉक्टर साकेत समय नहीं है। डॉक्टर साकेत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन BN झा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल दिनेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।